अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। उम्मीद है आज के दिन का आगाज आपका अच्छा हुआ होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको मोहतात रहना है, घर पे रहें या घर से बाहर जाएं। और अब जब आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको मार्केट्स और शॉप्स खुली मिलेंगी। वैसे सुना तो मैंने यही है, जाना तो मैंने यही है कि बड़ा अर्ली मॉर्निंग ये सब कुछ हो रहा है। अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा जाने का। अच्छा, मुझे आज इत्तेफाक हुआ। क्या सच्ची? मुझे आज इत्तेफाक हुआ। अच्छा, मैं गया तो ज़ाहिर है 8:15 में, लेकिन मैं उसके लिए उठा 7 बजे था, ताकि मैं वाकई एग्जैक्ट टाइम पर चला जाऊं जब शॉपिंग करनी है। क्योंकि ज़ाहिर है किरण, एक तरफ हम ये जरूर कहते हैं गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, बट ज़ाहिर है कुछ चीज़ें लेनी जरूरी भी होती है। मेरी बेगम पिछले कोई 60 दिनों से बाहर नहीं निकली थी, तो आज मैं उनको लेकर बाहर गया। रश था वो जैसे आम दिनों में आम। अच्छा किरण, इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी की। एक तो हमने ये किया कि मैं बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ गया और मैंने कहा आप जाइए। अब वो जब गई तो उन्होंने कहा कि एक तो चीजें बहुत मैनेज थी जहां जिस मॉल में वो गई थी, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि बहुत अंदर स्टाफ भी मैनेज करा रहा था चीजों को, और इसके साथ साथ किरण रश उतना नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हम रोजाना दिन के दीगर हिस्सों में देखते हैं। जितने SOPs हमारी अपनी एहतियात के लिए हैं, उस सबको फॉलो कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा नहीं काफी पहले चले जाएंगे। बस बी सेंसिबल। अगर आपने कुछ लेना है तो आप सुबह 8 बजे चले जाएं, आप आराम से सहूलत से लेकर वापस आएंगे। इंतजार ना कीजिए, वरना आप गिला करेंगे कि रश है और ट्रैफिक का भी मसला है। मैं इस बात को अपनी टू डू लिस्ट में लिख रही हूं। That's very good. ओके, ठीक है, यही करना अब चाहिए। जब मेरा वक्त का पहिया चलेगा तो सुबह 7 बजे से चलेगा। वक्त के पहिए से याद है किरण, कल एक बड़ा फैसला हुआ था, और वो था ट्रेन का, कि ट्रेन सर्विस चलेगी। और जाहिर है उसके बाद किरण बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अब टिकट कैसे मिलेगी, क्योंकि शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि वो जो टिकट है वो ऑनलाइन मिलनी है। शेख रशीद साहब ने 20 मई से 30 ट्रेनें चलाने का कहा था, 15 अप और 15 डाउन ट्रेन। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील भी की, तो खबरदार किया था कि अगर किसी ने SOPs के खिलाफ वर्जी की तो रेलवे हुकाम से मुतालिक कहा गया उनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि ज़रा इंप्लीमेंटेशन रेलवे हुकाम ने करानी है। क्या उन्होंने कहा था, आपको सुनवाते हैं। 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 ट्रेनों की 15 अप और 15 डाउन की चलाने की इजाजत दे दी है। कल मैं खुद पेशावर भी जाऊंगा, मुल्तान, कराची, लाहौर, तमाम SOPs को अश्योर करूंगा। 31 तारीख तक हम सारे माहौल को देखेंगे। अगर अल्लाह ने बेहतरी की तो 1 जून को हम 142 की 142 ट्रेनें खोलने का भी फैसला कर सकते हैं। इसमें मास्क लगा के मुसाफिर आएंगे, इसमें फासला रखा जाएगा, इसमें ऑनलाइन टिकटिंग होगी। बगैर बुकिंग के, बगैर टिकट के कोई आदमी स्टेशन पर नहीं आ सकता। किसी डिवीजन सुपरिटेंडेंट के इलाके में ट्रेन में SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो मैं उसी वक्त उस डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा। हम किसी सूबों के भी मुतहत नहीं है, इसके बावजूद सूबों का एहतराम करते हैं, और खास तौर पर मुराद अली शाह साहब से कहूँगा हमारे इंतजामात को ठीक रखें। वो कोई साजिश नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ, उनसे पूछें जो साजिश के लिए यहाँ आए थे। अभी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आया, जल्द ECL में भी आ जाएगा, फिर वो रोएंगे। 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। पहले कह चुका हूँ, नैब ऑर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा, और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। तो ये सारी गुफ्तगू की थी शेख साहब ने, और उन्होंने ये भी कहा था कि रिहर्सल्स जारी हैं, बड़ी जान लगा करके हम तैयारी कर रहे हैं, और हमें क्योंकि इस ऑपरेशन को शुरू करना है। लॉकडाउन से मुतासरा ट्रेन ऑपरेशन अब वाकई कल से दोबारा शुरू होने जा रहा है। ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी रिहर्सल की जा रही है, तो इसी सिलसिले में हमें अपडेट करेंगे। रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर। दानियाल उमर, रेलवे ऑपरेशन खोला जाए, SOPs को फॉलो किया जाए, क्या क्या कुछ आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद के मौके पर ट्रेन ऑपरेशन एक दफ़ा फिर से बहाल करने का जो फैसला है वो वजारत रेलवे ने कर दिया है, जिसकी मंजूरी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको दे दी है। आज उसके SOP पे अमल दरामद के लिए एक फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया है महकमा रेलवे ने लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर। कल से चूँकि ट्रेनें जो है वो शुरू होनी है, 30 ट्रेनें हैं जो कि शुरू की जा रही हैं मुल्क भर के अंदर। 22 उनमें से जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन से जाएंगी और यहाँ पर वापस आएंगी। इसीलिए लाहौर रेलवे स्टेशन फोकस का भी एक मरकज़ है। अगर हम आपको सारी चीज़ दिखाएं कि लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या तैयारियां हैं, तो यहाँ से जो मुसाफिर हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो अंदर दाखिल होंगे, जिनको ये रेलवे पुलिस की जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं ये बताएंगी कि एक एक कर उन्होंने यहाँ पर आना है, फासला रखना है, 3 फुट का जो फासला है वो बरकरार रखना है उन्होंने यहाँ पर। उसके बाद जो मुसाफिर यहाँ पर अंदर दाखिल होंगे, जिनके पास मास्क
सैनिटाइजर्स और ग्लव्स मौजूद नहीं होंगे। उन्होंने यहाँ पर एक आर्जी जो स्टॉल है वो कायम भी कर दिया है, जहाँ से वो अपना सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं, जिसके बाद उन्हें इजाज़त होगी कि वो यहाँ से गुजर कर अंदर जाएं। ये वो जगह है जहाँ पर एक थर्मल स्कैनर जो है वो नस्ब किया गया है। यहाँ पर भी जो ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं रेलवे पुलिस की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो गाइड करेंगी कि जो मुसाफिर हैं उन्होंने इन रेड टेप्स के ऊपर चलना है, यानी कि एक दूसरे से इतना फासला लाजमी रखना है। जिसके बाद जब वो गुजरते हुए जाएंगे तो ये जो थर्मल स्कैनर है ये चेक करेगा। ये थर्मल स्कैनर बताएगा कि जो बंदा है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जिसके बाद यहाँ पे जो इनकी टीम बैठी हुई है उसके सामने इस कंप्यूटर के ऊपर तमाम डिटेल्स मुसाफिर की आ जाएंगी कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, और इसको वो मॉनिटर करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। अगर किसी मुसाफिर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर बिठाया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि वो अपना टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करे। अगर कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर ज़्यादा आएगा तो उसको ट्रेन में चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसके बाद गुजरना होगा इस सैनिटाइजिंग गेट के अंदर से, और सैनिटाइजिंग गेट के अंदर से गुजरने के बाद जो मुसाफिर हैं वो जाएंगे अपने रास्ते की तरफ, जिस ट्रेन में जाके बैठेंगे जहां पर भी सख्ती से अमल दरामद रेलवे इंतज़ामिया कह रही है कि वो कल से करवाएगी। मुसाफिरों को जो है वो जब 60% चूँकि ये बुकिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रेन में उससे ज़्यादा लोगों को जो है वो सवार नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों को एक सीट छोड़ के एक सीट पर बिठाया जाएगा, मुकम्मल फासले के साथ उन्हें यहाँ पर जो है वो बैठने की इजाज़त होगी। और मुसाफिरों के पास अपना साबुन, अपना सैनिटाइज़र, अपने ग्लव्स और अपना मास्क होना लाजमी है, वरना वो ट्रेन में नहीं चढ़ सकेंगे। तो रेलवे इंतज़ामिया जो है वो इन तमाम तर SOPs पर अमल दरामद करने के लिए आज मुकम्मल एक रिहर्सल जो है वो करी है। जी शुक्रिया दानियाल। अब किया वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेन चलाने का कह तो दिया है लेकिन निज़ाम नहीं बन सका। शहरी यही जानने के लिए कैंट स्टेशन कराची पहुंचे तो घन चक्कर बन गए। ये माजरा क्या है? सवाल उनका यह है कि टिकट बुक कैसे होगी, और जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखा है अब उन्हें रकम की वापसी होगी या नया टिकट लेना होगा? क्योंकि ज़रा शेड्यूल पूरा चेंज है, डेट्स पूरी चेंज हैं, सारा प्लान अब चेंज है। तो ये सारी तफसील अगर आप जानना चाहते हैं कि अब किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है और हल क्या है इन मसाइल का, तो हम चलते हैं साद साबरी की जानिब जिन्होंने डिटेल से इस पर काम किया है। जी साद। जी बिल्कुल, वजारत रेलवे की जानिब से ट्रेनों के चलाए जाने के ऐलान के बाद हमने देखा कि कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों की चहल पहल का अमल जारी है। यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में मुसाफिर आए हुए हैं जिन्हें अपने अपने शहरों में जाना है ईद मनाने के लिए। कुछ लोगों ने पहले से टिकट्स कराए हुए थे, कुछ लोगों ने कैंट स्टेशन आकर टिकट्स कराए थे, कुछ अफराद ने ऑनलाइन टिकट्स कराए थे और कुछ लोग नए टिकट्स कराना चाहते हैं जो अपने शहरों में जाकर अपनों के साथ ईद मनाना चाहते हैं। पर इस वक्त परेशानी ये पेश आ रही है कि जो टिकट्स हैं, जो स्पेशल ट्रेनें चलने का मामला है वो थोड़ा इस्तराबी कैफियत इख्तियार कर गया है। मुसाफिरों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो टिकट्स उन्होंने पाबंदी से पहले करवाए थे, जब वो उसके रिफंड के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं है। इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर उन टिकट्स को रिफंड करवाना है तो उसका जो वाज़ेह लाए अमल है वो ईद के बाद जो है वो बताया जाएगा। जबकि वो लोग जो उन टिकट्स को दोबारा यूटिलाइज करना चाह रहे हैं उन्हें ये बताया गया है कि उन्हें 21 तारीख को जो है वो मुतबादिल तौर पर टिकट्स फराहम किए जाएंगे और वो 21 तारीख को यानी कि परसों अपने अपने शहरों में उन ट्रेन के जरिए जा सकेंगे। पर इसमें दिलचस्प बात यह है कि टिकट्स के ऊपर किसी किस्म का टाइम मेंशन नहीं किया गया और मुसाफिरों का ये कहना है कि बड़ी एक कंफ्यूजन क्रिएट की गई है कि जब टाइम मेंशन नहीं होगा टिकट्स के ऊपर तो हमें किस वक्त फोन किया जाएगा, और अगर हमें आने में देर हो गई तो क्या ट्रेन निकल जाएगी और क्या हम अपने शहरों में जाकर ईद मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे। शुक्रिया साद साबरी, आप रेलवे ऑपरेशंस के ऊपर हमें अपडेट कर रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, हम मार्केट्स की बात कर लेते हैं। आपको जैसे पता ही है कि मुल्क भर में बाजार और मॉल्स खुले हुए हैं। कराची और इस्लामाबाद के जो मॉल्स हैं वहाँ पर SOPs की पाबंदी की जा रही है। ख़रीदारों को कतार बनाकर और फिर अंदर जाने का इंतज़ार है ना, इस तरह से मैनेज करके इनको ले जाया जाएगा। मुख्तलिफ मार्केट्स, मुख्तलिफ बाजार, इसी सब का अहवाल जानेंगे। पिंडी, लाहौर, कराची की अपडेट आपके सामने रखेंगे। पहले कराची का तस्करा होगा। शाहनवाज कादरी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। शाहनवाज, आप बताइएगा SOPs को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है, मामलात को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? किरण, कौन सा कोरोना और कौन सी एहतियात,
इस वक्त कराची वालों को सिर्फ जो है धुन है वो ईद की शॉपिंग की। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट में मौजूद हूँ, जो 5 रोज़ कबल जो है SOPs की जो है अमल दरामद ना करने पर सील कर दी गई थी, लेकिन आज देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा सील करने का कोई असर नहीं पड़ा है और शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। मैं इस वक्त सेंटर मॉल के बाहर मौजूद हूँ, जिसे आज खोला गया है, और मेरे पीछे मेरा कैमरामैन सनाउल्लाह आपको दिखाएगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जिनका मकसद सिर्फ जो है शॉपिंग करना है। शाहनवाज, आप हमें मार्केट के सिचुएशन से मुतालिक ओवरऑल तो इस वक्त बता रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली मॉल्स से मुतालिक पूछना आपसे चाह रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर कल से मॉल्स खुले हैं और मॉल्स के बाहर हमने यही सुना कि वहाँ SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और मॉल्स इंतजामिया ने इस बात को कहा था कि वो इंश्योर कराएंगे और वो मैनेज करना थोड़ा आसान होता भी है, निस्बतन होता है उन मार्केट से जो दीगर मार्केट्स हैं, ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा। तो यहाँ पे फ़र्क है या फ़र्क नहीं है? बिल्कुल देखिए, मार्केट के अंदर तो मुझे फ़र्क नज़र आया है, क्योंकि मॉल्स के अंदर जो है गेट को सिर्फ 2 गेट रखे गए हैं, एंट्री और एग्जिट के, और दोनों गेटों के ऊपर जो है सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। इसके अलावा वहाँ पर इनका अमला मौजूद है और लोगों को वो रोक रहा है। और मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ी तादाद जो लाइन लगी हुई है वो उन लोगों की है जो अंदर जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर लोग पहले से मौजूद नहीं। शाहनवाज, देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर तो मसला नहीं है, इसका मतलब है अंदर मसला नहीं है, बाहर मसला क्या है? अगर लाइन भी बनाई है और डिस्टेंस भी मेंटेन के, फिजिकल डिस्टेंस, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो ठीक है। देखें शुएब, मसला सबसे बड़ा यही तो है कि जो लाइन लगाई जा रही है उसमें कोई समाजी फासला इख्तियार नहीं किया जा रहा, मसला। और 80% जो शहरी हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, कोई उन्होंने हिफाजती जो है यानी शाहनवाज, जो मसला दीगर मार्केट्स में था वही मसला मॉल्स के बाहर भी है। अंदर तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बाहर उस तरीके से मैनेज नहीं हो रहा। अगर इसको विंडो थोड़ा सा बड़ा कर सके ना, इस विजुअल को, जहाँ पे शाहनवाज खड़े हैं, शाहनवाज के पीछे भी हम देख सकते हैं। अंदर तो वो लोग जिस तरह से मैनेज करेंगे सो मैनेज करेंगे। शाहनवाज, जरा सा आप दिखाएं तो सही, जिस जगह आप खड़े ना वहां भी पीछे यही हो रहा है। इमारत में अंदर जाने का इंतजार कौन करे? वो एक रश है। जी, बड़ी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर उनके गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन जो लाइन लगाई है उसमें कोई आपको समाजी फासला नजर नहीं आएगा। बहुत कम शहरी आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन खवातीन, छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, और ये खासा खतरनाक हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स को भी कोरोना हुआ और तमाम शहरियों को इससे मुतासिर कर सकता है, क्या खरीदने आए? शहरी सवाल ये है शाहनवाज, जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मनाजिर अभी दिखा रहे हैं, जरा हमारे नाज़रीन भी गौर से देखें, करने क्या है? शॉपिंग करने के लिए आए, कोरोना खरीदने के लिए आए? मुफ्त में खरीदने आए हैं कोरोना। इतना थोड़ी सी वो स्पेस है, और वहां से गुजरने के लिए भी जब आप एक दूसरे को धक्के दे रहे, आपने खुद मास्क लगा लिया, आपने खुद सैनिटाइजर्स यूज कर लिए, आपने खुद जो है ना वो अपने आप को सिक्योर कर लिया, बावजूद इसके आप सिक्योर नहीं है, बावजूद इसके आप अपने बच्चों को लेकर रश में चले गए, ये सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर मॉल इंतजामिया भी बहुत कुछ मैनेज कर रही है, तो जो बाहर मनाजिर है वो मॉल की इंतजामिया के बिल्कुल भी अंडर नहीं आता, वो मेरे और आपके हाथ में है। और किरण, कुछ बच्चे भी इन मनाजिर में हम देख रहे हैं, और बच्चों ने भी मास्क नहीं पहने हुए, और बच्चों को अगर ले जाना बहुत कोई ऑप्शन नहीं था, एटलीस्ट मास्क तो बच्चे पहन लेते, ग्लव्स तो पहन लेते, एहतियात तो कर लेते। एनीवेज, ये तो हमने बात कर ली कराची की। लाहौर भी आपको लेकर चलते हैं। लाहौर की बाज़ारों में भी रश है और बेपनाह रश है यहाँ पर, लेकिन क्या लाहौर का मंजरनामा कराची जैसा है या कि मुख्तलिफ है, कि वहाँ पर मॉल्स खुलने के बाद पिक्चर डिफरेंट है या नहीं? इससे मुतालिक हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया सिदरा गयास ने। जी सिदरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ इचरा मार्केट में मौजूद हूँ, और ये एक बड़ी मार्केट जो है वो लाहौर की काउंट की जाती है। इचरा बाज़ार जो कि यहाँ पर लॉकडाउन के बाद खोला गया है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर रमज़ान का आखिरी अशरा है और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। ख़वातीन, उनके साथ छोटे बच्चे जो हैं, उनकी भी बड़ी तादाद यहाँ पर देखने में आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जब लॉकडाउन खोला गया था, बाज़ारों को खोला गया था, तो कहा गया था कि तमाम SOPs का जो है वो ध्यान रखा जाएगा, मास्क जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंस जो है वो भी मेंटेन रखा जाएगा। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जम्मे का फीर है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर शॉपिंग में मसरूफ है। कोई भी जो है वो इसको फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चंद लोगों ने जो है वो मास्क पहने हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस जो है उस नाम की कोई चीज़ भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। लोग जो है दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर शॉपिंग में मसरूफ है। हर कोई यही चाह रहा है कि वो ईद के लिए अपनी शॉपिंग जो है वो हर तरीके से मुकम्मल कर ले, लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं है कि कोरोना से
से भी बचना है। ये वबा जो फैली हुई है उसके लिए एहतियाती तदाबीर का भी इस्तेमाल करना है। मार्केट्स में रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। शहरियों की बड़ी तादाद अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है और कोई भी SOPs का ख्याल नहीं कर रहा। दुकानदार भी, यहाँ तक के बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो भी मास्क के बगैर देखने में नज़र आ रहे हैं। कोई भी लोग जो हैं वो SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। आप कह रही हैं ना कि यहाँ पर SOPs को जो है ना वो फॉलो ही नहीं किया जा रहा, किसी को ख्याल ही नहीं है। ये देखिए ये इशरा बाजार, ये वहाँ के मनाजिर है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जिस सड़क को हमने जाके शूट किया ना हमारी टीम ने, वो बहुत चौड़ी है, खुली है। ये छोटे से बच्चे को लेके, अपनी बेटी को लेके जा रही हैं। ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। शॉपिंग करें ज़रूर करें, ईद मनाएं ज़रूर मनाएं, सबको भुला के बैठना है ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें। अच्छा, मनाजिर ऐसे हैं कि आप ना डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये कराची है कि लाहौर। और अगर हम पिंडी की बात करें तो सवाल ये है कि यहाँ बाज़ारों में क्या यहाँ पर भी ऐसे ही है? क्या यहाँ भी लोगों को SOPs को फॉलो नहीं करना? सदाकत अली इसी के ऊपर अपडेट करेंगे। जी सदाकत। जी, ईद उल फितर करीब आ रही है और चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। रावलपिंडी के तजारती मराकज़ जिनमें राजा बाज़ार, कमर्शियल मार्केट, सादिकाबाद, सदर बाज़ार, टंच बाटा और दीगर जो बड़े तजारती मराकज़ हैं, वहाँ पर ख़रीदारों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त खचाखच जो है वो लोग बाज़ारों में ईद की ख़रीदारी के लिए उनका बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। और कुछ जो है वो बच्चों के लिए रेडीमेड गारमेंट्स ख़रीद रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए जूते ख़रीद रहे हैं, अपनी ईद की ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। और कुछ ख़वातीन जो है वो मोती बाज़ार में अपने लिए ज्वेलरी और चूड़ियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ है। इसी तरह जो तजारती मराकज़ में रश बढ़ने की वजह से रावलपिंडी के जितने भी बड़ी शाहराएँ जिनमें मरी रोड है, लियाकत रोड है, कमर्शियल मार्केट, सादिकाबाद रोड, यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुका है। और शदीद जो है वो ट्रैफिक जैम भी है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रैफिक का अगर देखा जाए तो रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। जबकि शहरियों की जानिब से तजारती मराकज़ का रुख करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, क्योंकि 5 बजे तजारती मराकज़ बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद जो है तजारती सरगर्मियाँ जो है मुअत्तल हो जाती हैं। इसलिए शहरियों की ज़्यादातर यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो अपनी ईद की खरीदारियाँ मुकम्मल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, आपको देते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत इमरान खान साहब के, और ख़बर उनके हवाले से यह है कि उनके माली इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। माली मामलात से मुताल्लिक समरी बराह रास्त वज़ीर आज़म को भिजवाई जाए। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर कौमी सेहत को हिदायत जारी कर दी है। भारत से दवाओं की बरामद का मामला था, इसका नोटिस लिया गया था और अब वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर नोटिस लेते हुए हिदायत जारी की हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के माली मामलात के जो इख्तियारात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, ऐसी हिदायत की गई है। मज़ीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, बहुत बड़ी खबर है ये। तो वज़ीर आज़म ने भारत से जो अद्वियात बरामद करने का जो मामला था उसको वफाकी काबीना में इस चीज़ का मामला उठा था और उसका नोटिस लिया गया था। अब वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के पास जो माली इख्तियारात थे उनको फौरी तौर पर वापस ले लिया जाए। माली मामलात से मुतालिक अब जो समरीज होंगी वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर को खुद भिजवाई जाएंगी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर सेहत को ये हिदायत जारी कर दी है कि नोटिस के बाद अब ज़फ़र मिर्ज़ा के जो माली मामलात हैं उनके इख्तियारात फौरी तौर पर खत्म किए जाए। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा माली इंतजामी समरियों की मंजूरी के बगैर, ये ज़राए हमें बताते हैं कि कुछ ऐसे इशूज थे जिन पे उन्होंने ज़ाती इख्तियारात इस्तेमाल किए। अब्बास, कुछ इश्यूज की जो बात हो रही है, ज़ाहिर है मामला एक ये भी था कि जो भारत से अद्वियात की बरामदगी का मामला था उस पर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता। इस खबर के बाद हम क्या समझे? तहकीकात हुई, गिल्टी पाए गए, उनके खिलाफ सबूत सामने आए? देखें, अभी तो वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है, इंक्वायरी की जा रही है। शहजाद अकबर को वज़ीर आज़म ने टास्क दिया था कि इस मामले को देखें। आज कैबिनेट की मीटिंग इस वक्त जारी है। मुमकिन है कि आज काबीना के इजलास में शहजाद अकबर की तरफ से इस मामले पर ब्रीफिंग दी गई हो, क्योंकि अभी तक वहां पर जितने लोग हैं वो इस वक्त कैबिनेट के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ताहम ये बताया गया है कि जो माली इख्तियारात का मामला था जिस पर ज़फ़र मिर्ज़ा ने डिनाई किया था कि मेरे पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है, ना ही मैंने ऐसा कुछ काम किया है, लेकिन वज़ीर सेहत से जो माली इख्तियारात का मामला था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने हाथों में। बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आपने अपडेट किया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आवेदास।
वेलकम बैक। यहाँ कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी शफाफियत अपने इल्ज़ामात में भी रखें, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी अपने इल्ज़ामात में भी रखें। आप हमारी तस्हीह करना चाहते हैं, तस्हीह करें, लेकिन तस्हीह करें हक़ाइक़ पर मबनी, इल्ज़ाम तराशी पर मबनी नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ उस इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बार फिर मैं आप तमाम दोस्तों के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, ऐलानात करते रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट काम करती रहेगी, आप साजिशें करते रहें। हम आज भी सिंध की आवाम के वसीतर मफाद में वो फ़ैसला करेंगे जो कि सिंध के आवाम के बेहतरीन मफाद में हो। अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे कि आप लोग सच बोल सकें और गलत बयानी से गुरेज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला उनको रोजगार दे, मैं यही कह सकता हूं। ये बेरोजगार लोग हैं, फारिग हैं, कोई काम है नहीं इनके पास करने का, तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप लोगों को भी बुला लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये पहली बार फिरदौस शमीम नकवी साहब ऐलान थोड़ी कर रहे हैं, और ये आप सबको पता है कि फिरदौस शमीम साहब के बारे में उनकी अपनी सियासी जमात के लोग क्या सोचते हैं, और वो जो दूसरा ग्रुप है उसके बारे में फिरदौस शमीम साहब क्या सोचते हैं, आप सबको पता है। तो छोड़ें इन लोगों को। मैंने आपको बताया ये सियासी एतबार से बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई नहीं है करने को, तो इसलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्टाइल मारते हैं। अल्लाह ताला इनको मैं सीएम साहब को गुजारिश करूंगा कि काम वाम इनको छोटा मोटा दे दें, ताकि ये लोग भी काम से लगें, आप लोगों को भी वक्त ज़ाया ना करें, कौम का भी वक्त ज़ाया ना करें। को अंदाजा ही नहीं है हमारी तकलीफ का। हम ग्राउंड के लोग हैं, आम आदमी परेशान है। मैंने बताया ना, एक आदमी आकर कहता है यार बाहर क्यों निकले हो, एक आदमी कह रहा बाहर क्यों नहीं जा रहे भाई, कोरोना है या नहीं है। भाई मुझे ये कौन बताएगा, मेरे पास थोड़ी डॉक्टरों की टीम है, मेरे पास थोड़ी हुकूमत है। आपका काम है वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब, आपका काम है, ये दोनों ना काम है। ये तो मैंने अभी देख लिया, दो ही हल हैं, या तो हम कोर्ट चले जाएं या रोड पे आ जाएं, और तो कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर करके हम थक गए हैं। 4 साल से मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कर रहे हैं, अब ये ईद के बाद, अब ईद का टाइम है, ईद के बाद लाएमल करेंगे। दो ही हल हैं, या तो हम कोर्ट चले जाएं क्योंकि कोर्ट की सुन रहे हैं, या हम रोड पे आ जाएं, दो ही हल हैं। कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा था तो उनको डर लगा हुआ था कि कोरोना वायरस इनको जप्पी लगा ले, तो वहां से डर के भागे और यहां का ऐलान किया कि मैं आ रहा हूं कोरोना वायरस की जंग 22 करोड़ पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए। 22 करोड़ पाकिस्तानी, मैं आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक के जरिए से 22 करोड़ पाकिस्तानियों से पूछता हूं, मुझे बताएं पाकिस्तान के 110 या 116 अजला है, ये हजरत मोहतरम कायदे हस्ब इख्तलाफ है। कायदे हस्ब इख्तलाफ करोड़ों रुपया साल का उसके ऊपर सरकार का लगता है, रियासत का लगता है। उसकी फैसिलिटीज, उसकी लग्जरीज, उसकी सैलरी, उसके प्रोटोकॉल, उसकी रहाइश, उसके प्रिविलेजेस एंड पर्क्स, अब सरकार का करोड़ों रुपए आप साल का ले रहे हैं, और वजीर आजम के बाद दूसरे नंबर के ऊपर कायदे हस्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर अहमियत और हैसियत होती है। मुझे दिल पे हाथ रख के, आप भी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों से भी पूछूंगा, मुझे कायदे हस्ब इख्तिलाफ हजरत मोहतरम बुज़दिल आला शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान के किसी जिले का विजिट करते हुए आपको नजर आए पिछले 2 महीनों में? नहीं। किसी एक जिले का, किसी एक तहसील का, किसी एक शहर का, किसी एक बस्ती का, किसी एक गांव का, किसी एक मोहल्ले का? जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। बढ़ के सुने इनकी, अपने आप को अफलातून साबित करने की कोशिश करते हैं। आगे जो फ्रंट मैन रखे हुए हैं, कोई वो अंडों वाली सरकार है, अंडों के जरिए से आरती उतरवाती हैं, और जनाब सारा दिन आके इमरान खान साहब और पीटीआई के ऊपर अपने कायद को जनाब खुश करने के लिए उल्टी सीधी जनाब तनकीद करनी है। एक वो LNG वाली सरकार है,
पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक करोड़ों अरबों खरबों डॉलर की लूट मार के अंदर इन्वॉल्व, और वो जनाब आके अपने कायद को खुश करने के लिए जनाब वो सुबह दोपहर शाम इमरान खान साहब पे तनकीद करना शुरू हो जाएंगे। मैं नून लीग के कायदीन को कहूँगा कि बताओ तुम्हारा लीडर जो कायदे हस्ब इख्तलाफ है, उसने कायदे हस्ब इख्तलाफ की हैसियत से, कायदे हस्ब इख्तलाफ एक सरकारी ओहदा है, कायदे हस्ब इख्तलाफ एक सरकारी ओहदा है, मुझे बताया जाए कि इस कायदे हस्ब इख्तलाफ ने कोरोना वायरस की जंग के अंदर क्या किरदार अदा किया। मुझे याद आ गया, इन्होंने 90s के एंड में एक कैंपेन स्टार्ट की थी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, जिसका आज तक नहीं पता चला कि जो अरबों रुपये नवाज शरीफ साहब ने लिए थे अवाम से, अवाम ने अपनी पोटा कलेजी तक उसमें दे दी थी, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वो किधर गए पैसे। तो इसी नून लीग की मर्कजी क़यादत में से एक फर्द था, उससे एक सहाफ़ी ने पूछा उन दिनों, लोग जनाब अपनी जेवर घर के बर्तन तक लोगों ने निछावर कर दिए थे मुल्क को कर्ज से बचाने के लिए, इनके लिए। तो एक लीडर से इनके नून लीग से पूछा कि जनाब आपने कर्ज उतारो मुल्क संवारो में क्या दिया? तो वो फरमाते हैं मैंने 2 अखबारी स्टेटमेंट्स दी हैं, 2 अखबारी बयान दिए हैं इसके हक में। एग्जैक्टली पाकिस्तान का मौजूदा कायदे हस्ब इख्तलाफ ड्रामाबाजी करने में माहिर, ड्रामाबाजी करने में इंतहाई शातिर, वो एक्सपोज हो गया कि घर से बाहर नहीं निकले, और मैं उसकी इंतहाई मजम्मत करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि अब नून लीग के कायदीन से लेके वर्कर्स, मैं कहता हूँ नजरें चुराते और छुपाते फिरते हैं जब वो कोरोना वायरस के हवाले से अपने कायद का जो किरदार देखते हैं। तो जनाबे वाला शहबाज शरीफ साहब इंतखाब दिसंबर 2023 में होंगे, अपनी इस चुन्नी मुन्नी ख्वाहिश को और अपने पास रखे, ये ठीक है, खुदा खैर करेगा। ऐसा करते हैं, वो हमने एक पब्लिक कंप्लेंट सेल बनाया है, उसके लिए सिफारिश करूंगा कि शायद फ़ोन जो कंप्लेन का आता है ना, वो जिम्मेदारी उनको दे दी जाए। जी, अहलियत भी देखनी पड़ती है भाई। मैं आपका गिला समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर तो कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। अगर कोई डॉक्टर ये फैसला करता है कि उसको किसी अस्पताल में जाना है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो इसका हक़ है। मैं उसके बारे में आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन दैट। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है। मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहूँगा, तो उनका ज़ाती फ़ेल है, इसका बेहतर जवाब तो ख़ुद डॉक्टर साहब दे सकते हैं। आप मुर्तज़ा आप कह रहे हैं कि कुछ बेरोज़गार से सियासतनुमा लोग हैं, उनको क्या जॉब दी जाए, वो आते हैं और के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हसन चौहान को शहबाज शरीफ साहब की तलाश है और वो कह रहे हैं कि ये कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है ना, उसमें तो बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, काम करने वाले हम हैं तो हम सामने और बात कर रहे हैं। जबकि अनीस कायम खानी ये कह रहे हैं कि भैया आधे लोग कहते हैं कोरोना है, आधे कहते हैं अरे घर में बैठ के क्या कर रहे हो, कोरोना नहीं है, बाहर निकलो। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और किरण, एक बात और, फयाज हसन चौहान साहब के साथ ना बहुत ज़्यादा अफराद भी मौजूद थे, यानी वो फिजिकल डिस्टेंसिंग को उन्होंने हवा में उड़ाया। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। अब वक्त हवा वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोरोना वबा से निमटने के लिए सिर्फ डॉक्टर्स और सिपाही ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके शब रोज़ इस वबा से लड़ते हुए गुजर रहे हैं। ऐसे गुमनाम हीरो से मिलवाएंगी हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी अपनी इस रिपोर्ट में। बेटे की जब बर्थ हुई तो मैं एक दिन जो है वहाँ पे गया था, उसके बाद जो फिर वापस मतलब आ गया ड्यूटी पर।
जनरली इसमें फैमिलीज़ के लिए या बच्चों के लिए टाइम नहीं मिलता। मेरी मिसेस खुद बीमार थी जिसके लिए मैं टाइम नहीं निकाल सका। जब बहुत सारे लोग एट स्टेक हैं, एट रिस्क हैं, फिर ये चीज़ें रह जाती हैं और उनकी कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। जब मैं आता हूँ बच्चे उस वक्त सो रहे होते हैं और जब मैं जाता हूँ बच्चे उस वक्त भी सो रहे होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता। सर, आम हालात की निस्बत कोरोना वायरस के दिनों में आपकी जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ गई हैं? अगर आप मेरी रूटीन देखें पिछले 1 माह से, तो शायद 4-4.5 घंटे मेरी नींद है और 17 to 18 आवर्स जो है वो मेरा इसमें वर्किंग आवर्स हैं। इसमें हमें कोई छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली तो ये एक जिहाद है जो हम कर रहे हैं, अपनी ही कौम के लिए कर रहे हैं, अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पूरे मुल्क में और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो मतलब इस तरह की हालत है कि ये तमाम एमरजेंसी का जो है नफाज है। ऐसे वक्त जो है वो पूरा साल नहीं रहते। जब भी ऐसी कोई आफत आती है तो उसके लिए फिर आपको नेशनल कॉज है उसको आप नंबर 1 पे लेके आते हैं। हमारी तकरीबन सुबह शुरू हो जाती है और जनरली मीटिंग्स और डाटा की कंपाइलेशन और उसकी सबमिशन और पेशेंट्स का फॉलोअप वो तकरीबन 10-11 बज जाते हैं। लोग आना शुरू हुए और उसके बाद हमने इनको एयरपोर्ट से लेके इनके डिपार्चर तक, जिसमें इनके अराइवल है, इनकी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बाद इनको क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पहुँचाना, इनके रूम्स तक इनको फैसिलिटेट करना, ये सारे काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। जब हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको जो है डीसी साहब की हदायत है कि जी 24 आवर्स के अंदर उनका हम टेस्ट लेते हैं। जिनका नेगेटिव आ गया फौरी उनको हम अपने डिस्ट्रिक्ट से उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजते हैं। तो उसके अंदर कोई दिन रात शाम का कोई तमीज़ नहीं है। सर, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो क्या लोगों पे भी इसका कोई असर हो रहा है? लोग ये अहकामात मानने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं? बहुत सारी जगहों पे मैंने जो फील किया है, पढ़े लिखे लोगों में भी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मोर और लेस उनका जो रिस्पॉन्स लेवल है वो सेम है। वो पूछेंगे जी ये बीमारी है भी कि नहीं है। तो लोगों को कम से कम जो मीडिया चीज़ें दिखा रहा है उससे लर्न करना चाहिए और अपने आप को भी सेव करना चाहिए और बाकी लोगों को। जो आवाम को एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए वो अभी हमें नज़र नहीं आ रही। इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, तो इसमें आप लोगों का तावन हमें दरकार है। तो जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर्स काम करें, जिस तरीके से सीओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक साहब काम करें, उनसे मुतालिक की रिपोर्ट थी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। हमारे पास कोई जाँ बहक नहीं हुई थी। हमारे पास तो एक साहब थे जो कि 65 साल की उम्र के थे और वो जाँ बहक हुए थे और उनको सस्पेक्टेड ओजार सेंटर से हमारे पास रेफ़र हुए थे एक दिन कबल। उसके बाद उनको सीरियस तो वो थे, हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर थे। उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है, जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेड बॉडी लेने के बाद पर मुश्किलात का सामना हुआ हॉस्पिटल को। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बड़ा मसला होता है कि डेड बॉडीज़ जो है हैंड ओवर करने का तरीक़ाकार जो है, जो मुरव्वजा तरीक़ाकार है, बहुत डिफ़िकल्ट है और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कोप विद इट। जो DHO है इलाके के, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो ED की एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करते हैं, आगे से पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर उस इलाके का DHO या उनका रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस और ED की एम्बुलेंस आती है। तो इस वक्त इसमें तकरीबन 3 घंटे तो ज़रूर लग जाते हैं। और जब डेड बॉडी आप उनके अजीज़ों व अकारिब को ना दें और ये कहें कि ये काम करना है और ये मुरव्वजा तरीक़ाकार है, तो मेरे ख़्याल से उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और आई थिंक इसको रिवाइज़ करना चाहिए। यही ख़त मैंने सेक्रेटरी हेल्थ साहब को और मिनिस्टर साहिबा को लिखा है कि इसको आप रिवाइज़ करें, रिव्यू करें कि इस तरह 3-3 घंटे अस्पताल जो है वो डेड बॉडीज़ होल्ड करके नहीं बैठ सकते। और अगर ये तरीक़ाकार रहा तो इस तरह रोज़ाना कोई ना कोई झड़प होती है। पुलिस और फ्रंट लाइन पे पुलिस को भी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। हमने रिक्वेस्ट की DIG साउथ से कि वो वहाँ यहाँ पर अपनी पिकेट को रखें ताकि हर दफ़ा इस तरह की बदनज़मी ना हो और इतनी तोड़ फोड़ का माहौल ना हो। सही, यानी बहरहाल जो इंसिडेंट जिसकी हम बात करते वो तो आपने कहा कि वो एक मेल डेड बॉडी थी, और इसके साथ ये भी आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर दिया कि अब आपने लेटर भी लिखा है कि इस मुरव्वजा जो तरीक़ेकार है उसको बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सीमी साहिबा, बहरहाल जो इशू हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, कुछ फुटेजेस भी थी कि कोरोना वार्ड को नुकसान पहुंचा है, तो रिकवर हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई और इंतजाम कैसे अब कोरोना वार्ड के?
देखिए इंतज़ामात तो बिल्कुल ठीक थे, इंतज़ामात पे तो कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन द थिंग इज़ कि सिक्योरिटी जो थी वो ज़ाहिर है कि जब एक मॉब घुसता है किसी जगह में, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, और अगर आप फुटेजेस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना स्ट्रेसफुल माहौल है। वैसे भी आपको पता है कि इट इज़ ये जो सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं हस्पतालों के ख़िलाफ़ भी, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ भी, और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं कि जिस तरह वीडियोस दिखा रहे होते हैं, लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि उनके लिए तो शायद ये एक मजाक होता है कि वो सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें चला दें, लेकिन जिनके अजीज़ होते हैं, जिनके रिश्तेदार होते हैं और प्यारे होते हैं, जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने दुख की बात है। और ख़ास तौर पे जब उनको डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं की जाती, या वो दहलाने दुलाने के काम में वो हिस्सा नहीं ले सकते, और आपको पता है कि हमें बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए किसी के जब कोई जाँ बहक हो जाता है, और वो चीज़ें जो हैं वो देख नहीं सकते, तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। इसीलिए मैं बार बार ये इंसिस्ट करती हूँ कि जब इनको श्राउडिंग का तरीका डेड बॉडीज़ का और इनको देने का तरीका जो है वो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो है वो हर हस्पताल को प्रॉब्लम है ये। ठीक है, हमने एक वाक़े के ऊपर भी बात कर ली, हमने एक रुझान पर भी बात कर ली। अब ज़रा ये बताइएगा कि इस वक्त कितने कोरोना मुतासरीन जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और कितने वेंटिलेटर्स पर हैं? जी, इस वक्त हमारे पास 7 पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं, और हमारे पास तकरीबन 32 पेशेंट्स हैं जो इस वक्त हमारे कोविड वार्ड में हैं, और उनमें से कुछ जो है सब HDU में हैं, बाकी हमारे ICU में। वो पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है वो ICU में होते हैं, और उनके बाद जो HDU वार्ड है उसके अंदर होते हैं। और जो पेशेंट्स हैं जिनको सस्पेक्ट करके हम एडमिट करते हैं वो बिल्कुल सेपरेट जगह में होते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड केसेस के साथ ना मिलें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज़ ये बताइएगा कि जिना हॉस्पिटल के पास इस वक्त कितने वेंटिलेटर्स हैं और मज़ीद कितने वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है इस वक्त JPMC को? जी, हमारे पास इस वक्त हमने जो कोविड वार्ड के लिए मुख्तस किए वेंटिलेटर्स, इनिशियली तो हमने 12 रखे थे, उसके बाद हमें 5 गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर दिए, तो अब इस वक्त हमारे पास 17 वेंटिलेटर्स हैं, और फ़िलहाल तो इनसे हमारा अच्छा काम चल रहा है। डॉक्टर सीमी जमाली साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC, साथ मौजूद थी आप, और इस इंसिडेंट से मुतालिक भी गुफ्तगू कर रही थी, और जिस तरीके से आगे अब चीज़ों को बेहतर करना है, हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है, उससे मुतालिक आप बात कर दीजिए। तो ज़ाहिर है इस वक्त हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं और पूरी दुनिया की बात करते हैं, हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि जिस वक्त कोरोना चीन में ही था, तो यहाँ पाकिस्तान में हमने कुछ लोगों को कहते हुए सुना था कि इस सब का फ़ायदा हम भी थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं, थोड़ा बिजनेस हम भी कर सकते हैं। हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन इतना ज़्यादा फैल जाएगा, चीन की सरहदों से निकल जाएगा, दुनिया भर इससे मुतासिर होगी। अब तो कोरोना की वजह से हालत बहुत मुश्किल हो गई है, इकॉनमी सफ़र कर रही है, कई ममालिक को बड़ा धचका पहुँचा है। आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ बेहतर कैसे हो पाएगा? हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? हमारे लिए रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, ये तो खैर बड़ा ही आपने मुश्किल सवाल पूछा है। ये इकॉनमी तो पूरी दुनिया में ये अफेक्ट हुई है कोरोना वायरस की वजह से। सारी जगहों पे पिछले 2 महीने से ऐसे लगता है कि बस एक पॉज का बटन दबा दिया है पूरी दुनिया में। तो सारी इकॉनमीज रुकी हुई हैं, इफेक्ट्स ऑलरेडी देखने में आ रहे हैं, पॉवर्टी में रिसेशनरी इम्पैक्ट्स आने को आ रहे हैं। इससे निकलने का सबसे पहले तो अब बात करें ये लॉकडाउन एलिविएशन पे जी। तो इसमें ये है कि जी लॉकडाउन जो है आपको रिमूव करना एट सम पॉइंट तो इनएविटेबल है, ये इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वी हैव टू डू इट। लेकिन सवाल ये है कि वो कैसे करना है और किस टाइमिंग पे करना है, ये चीज़ें वेरी कर रही हैं कंट्री टू कंट्री। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हमारा हमेशा से मसला ये है, ये कोई नई बात नहीं है कि डेटा का प्रॉब्लम। तो डेटा का एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें टू बी ऑनेस्ट ये जो केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, डेथ्स भी रिपोर्ट हो रही हैं, सबको पता है कि इट इज मोस्ट लाइकली अंडर रिपोर्टेड। ट्रू कि असल जो नंबर्स हैं माइट बी फार लार्जर देन दिस। अच्छा,
अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको ऑन द फ्लाई यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूके में वो पॉलिसी उन्होंने लॉकडाउन को एलिविएट किया, लेकिन बोरिस जॉनसन ने एक हफ्ते पहले ये अनाउंसमेंट की थी कि वो रेट को देखते रहेंगे, इन्फेक्शन रेट को देखते रहेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एक ये डेटा ब्लाइंड अगर आप चल रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर तो आप ना पॉलिसी सही बना सकते हैं और ना फिर ज़ाहिर है उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी, बिकॉज डेटा का बहुत बड़ा मसला है। बड़ा आपने सही पॉइंट इस वक्त रेस किया डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जो हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने थे, हमने कुछ मेजर्स देखे भी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट बैंक, हमने देखा भी कि जिस तरह इंटरेस्ट रेट कम किया गया, आपको लगता है ये बहुत अच्छा फैक्टर है इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए? जी टिपिकली इस पे दो चार पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि ये दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसी, और ये मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स आर बेटर वर्स टू टॉक अबाउट दिस देन मैं। आई एम अ बिहेवियरल एंड माइक्रो इकोनॉमिस्ट, बट दैट्स अ सेंसिबल पॉलिसी एज फार एज आई एम अवेयर। अच्छा, ये भी फरमाइएगा, देखिए जी बात भी मुकम्मल कीजिए और साथ में ये भी बताइएगा ये भी बताइएगा कि ना अब देखिए जब मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मैं बेहतरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग वाकई बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में। लॉकडाउन का मतलब जो है ना वो फ्रिज होगा, वो फूड सप्लाई से भरा हुआ होगा, घर में दवाई भी होंगी, तफरी के लिए सारा सामान होगा। इसका मतलब कम से कम पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भूख है, पाकिस्तान में लोगों को रोटी का इंतज़ार है। अब जब चीज़ें खुलेंगी, फैक्ट्री खुलेगी, तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो ये डैमेज हुआ है इसको कवर करेंगे और इस सब में लोगों का रोज़गार जाएगा। पहले तो ये था कि जब सब कुछ खुल जाएगा तो हम अपने अपने काम पर जाएंगे, नए नए जो है ना सब कुछ मिल जाएगा, शाम में मैं अपने घर मजदूरी लेके जा सकूंगा। एक आम आदमी, एक मेहनत कश ये सोचता था। लेकिन सर क्या वाकई ऐसा ये जो खदशा है कि बैक टू नॉर्मल होते होते बहुत टाइम लगने वाला है, लोगों के रोज़गार छिनने वाले हैं, जॉबलेस होने वाले लोग, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है। एंड एक्चुअली ये आपने बहुत एक क्रिटिकल, बहुत अहम बात की है, क्योंकि हमें जो एक हमारी बिहेवियरल टेंडेंसी है, ये साइकोलॉजी है हमारी, टू रिटर्न बैक टू नॉर्मल, कि हमको हमारी फ्रीडम्स रिस्ट्रिक्ट हुई हैं और हमें बस वापस नॉर्मल सी चाहिए। हमें अपने ख़ानदान से मिलना है, हमें जो हमारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। तो लॉकडाउन एलिविएशन से जो है सिग्नल ये मिलता है कि जी चीज़ें नॉर्मल पे जा रही हैं वापस, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो जो लॉकडाउन से पहले आप करते थे। लेकिन ये हरगिज़ गलत बात है, बिकॉज यहाँ पे अब सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है वो ये है कि फॉलोइंग द गाइडलाइंस, कि अब चीज़ें खुल गई हैं तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, अपने और प्रिवेंटिव बिहेवियर्स अपनाने हैं, अपने मास्क पहनने हैं, अपने हाथ नहीं मिलाना, लेस देन यूजुअल। आपका जो पहली जो एक्टिविटीज़ थी वो हरगिज़ आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें एक बहुत क्लियर सी बात है, वैक्सीन इज़ नॉट कमिंग एनी टाइम सून। And the only thing that can protect you from the virus is your behavior and other people's behavior around you. तो इस बात पे बहुत clear guidelines होनी चाहिए and उस पे communication extremely clear होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस पे मैंने एक book भी अभी recently लिखी है on हमारा there's a behavioral feature called optimism bias, कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमें बीमारी नहीं होगी, बीमारी है तो दूसरों को है लेकिन मुझे नहीं होगी, और ये इसकी वजह से आप एहतियात भी कम करते हैं, आप नॉर्मल वापस जाना भी चाहते हैं, और ये आप हरगिज नॉट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन डज नॉट मीन रिटर्निंग टू नॉर्मल। हमारे यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा श्वेब, मैं सही कह रही हूँ ना? आप बाजारों को देखकर तो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं किरण। यहाँ पे तो बिहेवियर जो है वो ऐसा है कि उसको देखने के बाद लगता है कि कोरोना वाकई कुछ नहीं। बिकॉज सर आप एक्सपर्ट हैं पब्लिक पॉलिसी के भी, और आप ज़ाहिर है बहुत से मॉडल्स देखते होंगे और बहुत अच्छे मॉडल्स आपकी नज़र से गुजरे होंगे। तो जब पाकिस्तान के हम ये हालात जिनका किरण भी जिक्र कर रही हैं और हम देख रहे हैं आजकल कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, यानी कोरोना के बाद से मेरी मुराद है, कोरोना तो है बट लॉकडाउन के बाद, कि जब मार्केट्स खुल गए हमारा बिहेवियर नहीं बदला। आज हम बैठ के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात तो कहीं कर लेते हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, ना उसकी बात है ना उस पर इन्वेस्टमेंट है।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज वाई, और मुझे और भी फिक्र ये होती है कि क्योंकि अभी आगे ईद भी आ रही है, yes, and that is a time when you should expect to see another spike in the data. Of course, हमारी data इतनी reliable होती तो we should see spikes immediately. इसका जो है प्रॉब्लम ये है, and these are problems जो हमारे सोसाइटी को प्लेग कर रही हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे इंग्लैंड में, जहाँ से मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन एलिविएट की अनाउंसमेंट की कि वेंसडे को, संडे को अनाउंसमेंट थी कि वेंसडे को एलिविएट होगा, और मंडे मॉर्निंग से ही लोग बाहर शुरू हो गए, केसेस में फिर स्पाइक हो गई। तो मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर का मसला है कि लोग ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो गाइडलाइंस के को फ्लर्ट करते हैं। अब उसकी एक मेन वजह ये होती है कि जिसको कहते हैं ट्रस्ट, कि अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं और वो आपको कहता है कि जी आप बाहर मत जाओ, तो आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको पता है कि डेंजर है। लेकिन अगर आप कोई ट्रस्ट नहीं करते और वो बंदा कहता है कि आप बाहर नहीं जाओ, अब बोलोगे कि नहीं, ये इसका कोई और मतलब है, कोई और रीजन है, सो यू डोंट फॉलो द गाइडलाइंस। पाकिस्तान में ये ट्रस्ट का इशू भी कंपाउंड होता चला आ रहा है, और ये आपके सामने तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिए। जिनके हाथ में सब कुछ है, उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। ये तो हम बहुत सालों से ये देख रहे हैं, और यकीन कीजिए इसमें आवाम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, हमको नई सी बहुत सी बातें सीखनी होंगी। ये जो लॉकडाउन हुआ, इससे लोगों ने एक दो बातें तो सीखी। महदूद अपनी एक्टिविटी को रख के लोगों के साथ में बातचीत कैसे करें। दूसरे ये कि कुछ काम है जो घर बैठे हो सकते हैं, तो उसमें ऑफिस आना है, हाज़िरी लगाना है, वापस अपना काम करके जाना है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती। तो मेरे ख्याल में ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको हमें आगे भी लेके चलना चाहिए। इसका असर कोई इकॉनमी पे बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं पड़ने वाला, बेहतर तो ज़रूर पड़ेगा माहौल के ऊपर, ऐसा ही है। ये सर्द आपकी बहुत कुछ कह गई है। I mean, एक सेंस पे आपने ये पॉजिटिव बात की है कि ये चीज़ें, हम कुछ चीज़ें सीखे हैं जो हम आगे लेके चलें। मुझे इसमें भी एक डेंजर नज़र आता है। उसमें ये डेंजर है कि अब जिस तरह वो लॉकडाउन जो एलिविएट हुआ है, तो उसके अंदर जो वर्कर्स जा रहे हैं वापस कामों पे, अब लोग भी एक्सपेक्ट करेंगे, जो फैक्ट्रीज हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि जी नॉट ओनली हम नॉर्मल कैपेसिटी पे जाएं, लेकिन हमने जो लॉस इनकर किया है पिछले 2-3 महीने में, उसको भी कॉम्पनसेट करें। तो वो अपने वर्कर से भी एक्स्ट्रा चीज़ें डिमांड करेंगे। अब काम के अंदर जब आप वर्कर्स के ऊपर आप ऐसे प्रेशर डालेंगे, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड पाकिस्तान जैसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे वर्कर्स राइट्स पे भी बहुत सालों से काम नहीं हुआ, उस पर भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो दैट इज़ अनदर फीचर कि वेरी क्विकली वो प्रेशर भी लोगों पे आएगा टू रिटर्न बैक। मतलब अपनी तरफ से तो प्रेशर है कि नॉर्मल हो जाए, लेकिन अब दूसरों से, अपने सुपीरियर से भी प्रेशर आ रहा है कि वापस उसी तरह ही चलें जिस तरह पहले थे, और ये दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट सर, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। अगर सिचुएशन ऐसी है कि जाहिर है प्रेशर तो आएगा, और ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बट जब हम बात करेंगे, जिम्मेदारी भी जाहिर है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की आएगी, और दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अब वक्त वो नहीं है, अब हालात वो नहीं है, अब अंदाज भी वो नहीं होगा। तो अब वो जिम्मेदारी अगर समझ लेंगे और उसको निभाएंगे, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी, सहूलत से हो जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा। वो अगर जिम्मेदारी अपनाएंगे, अगर वो करें, तो बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। इसी के कंसर्न वो हम लोग जो साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है। दिस अगर इज अ बिग प्रॉब्लम, और ये क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेजिंग के साथ ही हो सकती है। मतलब ओवर एंड ओवर आपको यही कंसिस्टेंट मैसेज देना होगा कि ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अगर आप काम पे जा रहे हो, दिस इज नॉट नॉर्मल एंड यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। क्योंकि अगर आपके वर्कर्स भी मतलब
खुदा ना खास्ता फौत हो रहे हैं, तो वो भी आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है. दैट इज नॉट गुड फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल. आप वो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते इन द शॉर्ट रन, सो यू हैव टू अडैप्ट. सही, डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया. एक साथ ही आप जो है ना वो ख्वाब भी दिखा देते हैं, उसके बाद में आप सारे खदशात भी बता देते हैं. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ थे. तो हमारे रवैये क्या है, हमारी माशियात हमारी कहाँ खड़ी हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या हो रही है, आज हमने इसके ऊपर बात की. रियलिस्टिक अप्रोच क्या है, इस पर आज हमने बात की. एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जून के पहले हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते तक हम पीक पर जाएंगे कोरोना केसेस को लेकर. मुल्क में कोरोना फैल रहा है, पीक अभी आनी है. और क्योंकि जिस तरह कोरोना फैल रहा है इसे रोकना एक चैलेंज बना हुआ है, ठीक उसी तरह से वेंटिलेटर्स से मुतालिक सूबाई और वफाकी हुकूमत के आदाद शुमार भी थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं. तो आज हम आपको बताएंगे कि किस सूबे में, किस शहर में कितने वेंटिलेटर्स हैं, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद कितनी है, ये कितने फ़ाल हैं. हम मुख्तलिफ सूबों की बात करेंगे, शहरों की बात करेंगे. पंजाब की वेंटिलेटर्स की तादाद, इसका होगा सबसे पहले जिक्र. पंजाब में वेंटिलेटर्स की तादाद, टीचिंग अस्पतालों में 1250 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं. DHQ, THQ अस्पतालों में 250 वेंटिलेटर्स. सूबा पंजाब के पास 1500 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं. पंजाब में 98 वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं, 1137 वेंटिलेटर्स खाली हैं. पंजाब में 41 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं. 296 दीगर अमराज में मुब्तला अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं. पंजाब में 337 वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल हैं. ये हम पंजाब की बात कर रहे हैं. सिर्फ पंजाब ही क्यों, चलिए आपको लेकर चलते हैं सिंध. और सिंध का हेल्थ सिस्टम कैसा है, वहां पर वेंटिलेटर्स कितने हैं, मेरी स्क्रीन पर भी आपको इस वक्त नजर आ रहा है. जिना हॉस्पिटल कराची 45 वेंटिलेटर हैं, ओजा इंस्टीट्यूट कराची 30, SIUT कराची 50, सिविल हॉस्पिटल कराची में है 84, लियारी जनरल हॉस्पिटल में है 6, कतर हॉस्पिटल औरंगी कराची में सिर्फ 2 वेंटिलेटर हैं, NICH कराची में 37, बेनज़ीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर कराची में 26, कोरंगी नंबर 5 हॉस्पिटल कराची में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं. अब जरा हम बात कर लेते हैं दीगर शहरों की. हैदराबाद में है 50, शहीद बेनज़ीराबाद में है 22, खैरपुर में है 63, सक्खर में है 10, लाड़काना में है 27, जामशोरो में है 15, जैकबाबाद में है 2, बदीन में है 11, टोटल 484. और अगर हम सिंध के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो यहां पर वेंटिलेटर्स की तादाद है 417. यानी कुल तादाद जो वेंटिलेटर्स की है गवर्नमेंट फैसिलिटी की और प्राइवेट की इन सिंध वो 1000 भी नहीं है, वो 901 है. अच्छा, अब चूंकि सिंध और पंजाब की बात हो गई है तो हमारी बात ध्यान से सुनते जाएं और स्क्रीन भी देखते जाएं. इस्लामाबाद का तस्करा मैं करूंगी. इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पिम्स हॉस्पिटल 106 वेंटिलेटर्स, 8 कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस और इतने ही मरीज वेंटिलेटर्स पर. 30 से 40% वेंटिलेटर्स खराब. ये है यहाँ की सूरत हाल. पोली क्लिनिक अस्पताल, इसके पास 11 वेंटिलेटर्स हैं जनाब, 5 काबिल इस्तेमाल हैं, इस पर कोई मरीज नहीं. पोली क्लिनिक में 6 वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं. तो हमने आपको बताया ये आदाद शुमार, लेकिन अब इस सब के ऊपर करेंगे तफसील के साथ बात और हर सूबे का अहवाल आपके सामने रखेंगे. ज़ाहिर हमने सिंध की बात की है, हमने पंजाब की बात की है, हमने इस्लामाबाद की बात की और हम बात खैबर पख्तूनख्वा की भी करेंगे. इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने, ब्यूरो चीफ लाहौर अहमद वलीद साहब ने और ब्यूरो चीफ KP तारिक आफाक साहब ने हमें ज्वाइन किया. और मैं चाह रहा था कि हम तारिक आफाक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लें क्योंकि ज़ाहिर उनके स्टैट्स हमने अभी शेयर नहीं किया आपसे और क्या सूरत हाल KP के, क्योंकि वहाँ सिर्फ वेंटिलेटर्स की कमी का मसला नहीं है. तारिक साहब, वहाँ मसला ऑपरेट करने वाले स्टाफ का भी है, आपने इसका जिक्र भी किया था. तो सर आपने भी जिक्र किया, हमने भी आवाज़ उठाई कि ना सिर्फ मसला वेंटिलेटर का बल्कि उसे ऑपरेट करने वाले स्टाफ का भी. एंड दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न कि वहाँ शरह अमवात कोविड-19 की ज़्यादा है. सर गवर्नमेंट ने कुछ किया, कोई लेटर लिखा हेल्थ मिनिस्ट्री को, NDMA से बात की हो कि इस इशू को एड्रेस किया जाए? देखिए शोएब, मसला ये नहीं है, यहाँ पे तो आवा ही आवा बिगड़ा हुआ है. जो हेल्थ के निज़ाम में यहाँ पे जो इनकलाबी तब्दीलियाँ हो रही थी, सेहत इस्लाहात के नाम पे जो निज़ाम यहाँ पे मुसल्लत किया गया था, अब वो जो निज़ाम था
उसकी तमाम तर खामियाँ अब खुल के सामने आ गई हैं कि जो सेहत इस्लाहात के नाम पे यहाँ पे जो LRH था सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अब वहाँ पे देखें तो गुज़श्ता ये तकरीबन 1.5 महीने में वहाँ पे 200 हलाकतें हो चुकी हैं। 200 अफराद जो मरीज़ लाए गए थे वो जान बाक हो चुके हैं। और उनमें जो ना ये मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, 200 जो लोग हैं जो कोरोना या कोरोना मुश्तबे मरीज़ थे जो जिनकी हलाकतें हो चुकी हैं, उनमें 154 जो है ना उनका ताल्लुक LRH से था कि जिनको LRH ले जाया गया था और वहाँ पे वो जानवर ना हो सके और फिर वो इस दुनिया से चले गए। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि 154 जो हलाकतें हो रही हैं या जो जानबाग अफराद हैं उनको LRH ले जाया गया था और वहाँ पे उनका जो है उनकी सही ट्रीटमेंट नहीं हो सकी। अब मसले कहाँ पे आ रहा है, जैसे हमने पहले बात की थी इंटेंसिविस्ट की कि यहाँ पे जो ना इंटेंसिविस्ट नहीं है। हमारे जो थे ये वज़ीर सेहत, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमारे पास इस वक्त जो ना 500 तकरीबन वेंटिलेटर है पूरे सूबे में। इस वक्त जो मेरे पास डेटा है उसमें सिर्फ 385 वेंटिलेटर जो ना ये गवर्नमेंट के पास है और 179 जो ना ये प्राइवेट इदारों में है। तो ये कुल मिला के 564 हो जाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जो ना कोरोना के जो पेशेंट है उनके लिए जो मुख्तस है वो 298 है। 298 वेंटिलेटर ये उनके लिए मुख्तस है। और पूरे सूबे में इस वक्त आपके पास सिर्फ 3 जो है ये इंटेंसिविस्ट थे। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो आयशा मुफ्ती LRH की, वो बेहतरीन इंटेंसिविस्ट थी, लेकिन जो वहाँ पे इमरजेंसी में वहाँ पे जो IC यूनिट है और वहाँ पे मरीज़ों को जो सहूलियात नहीं दी जा रही है, वहाँ पे सहूलियात के फुकदान की वजह से उसने एहतजाजन अपने इस्तीफ़ा दिया था और वो चली गई थी और उसके साथ जो है डॉक्टर मज़र चले गए थे। आप इससे अंदाज़ा कर ले कि यहाँ पे सेहत का निज़ाम जो है ये कितना बिगड़ा हुआ है। हमारे जो यहाँ पे है वज़ीर सेहत, उनके तमाम तर दावों के बावजूद, एक बात और प्लीज़ बताइएगा, जब शरह-ए-अमवात हम देखते हैं KP में ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा है। अब 2 बातें, एक तो सर हम पूरे पाकिस्तान में ये देखते आए हैं कि कुछ डेथ्स ऐसी हुई हैं कोविड-19 से जो हॉस्पिटल नहीं गए, वो बिल्कुल 11th आवर पर हॉस्पिटल पहुँचे, आइदर दे वर ब्रॉट डेड या वहाँ जाके उनकी जो है वो मौत वाक़ई हो गई। और दूसरा मसला ये है कि जो वेंटिलेटर पर थे उनकी डेथ हुई है। तो KP का डाटा क्या बता रहा है, जो डेथ्स हुई हैं कोविड-19 से वो मैक्सिमम कौन थे, जो वेंटिलेटर पर थे या वो थे जो कि होम आइसोलेशन अगर वहाँ पे है, या अगर तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अचानक फिर डेथ हो गई? तो ज़्यादा फिगर किसकी है, वेंटिलेटर वालों की ही है? देखिए, वेंटिलेटर पे तो आप पूरी दुनिया में देख लें कि जब कोई मरीज़ चला जाता है तो 80% उसके चांसेस जो ना बचने के नहीं होते। लेकिन यहाँ पे अगर हम LRH की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत कम मरीज़ों को वेंटिलेटर की नौबत आई थी कि उनको वेंटिलेटर मुंतकिल करके फिर उनको का इलाज किया जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि इससे पहले तो एक MS हुआ करता था या DMS हुआ करता था, जो डॉक्टर भी था और वो इंतज़ामी तमाम मामला भी संभाल लेता था। अब सेहत इस्लाहात के नाम पर जो इन्होंने MTI सिस्टम यहाँ पर नाफिज किया है, अब उसके बाद से तो उन्होंने डायरेक्टर्स की एक पूरी टीम जो है पूरी फ़ौज वो यहाँ पे मुकर्रर करके रखी हुई है और उनकी वजह से ये तमाम मामला बिगड़ा हुआ है। अब आप देखें तो कैजुअल्टी का अलग डायरेक्टर होगा, मेडिकल का अलग डायरेक्टर है, हेल्थ का अलग डायरेक्टर है, इसी तरह जो है ना वेंटिलेटर्स के अलग डायरेक्टर हैं और उन पे जो इस वक्त जो इनके अपने अदाद शुमार हैं, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उस पर जो ना 33 लाख जो ना ये उसका खर्चा आ रहा है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इतनी बड़ी रकम जो सिर्फ डायरेक्टर्स पे खर्च की जा रही है और वो ऐसे लोग हैं कि जिनका हेल्थ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि मरीज को किस स्टेज पे जो ना उसको वेंटिलेटर पे लेके जाना है। एक वबा यहाँ पे जो डॉक्टर के काम कर रहे हैं आप ये जी एक वबा आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो वही सूरत हाल हो तो उस वही सूरत हाल में कैसे आपने जो उसको टैकल करना है, इससे तो वो बिल्कुल नावाकिफ लोग हैं, उसकी वजह से ये हालातें यहाँ पे ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर आयशा मुफ्ती ने इस्तीफा दिया था और डॉक्टर मजर ने दिया था, उसने इस पे नहीं दिया था कि मरीजों को जो ना वेंटिलेटर पे ले जाया जा रहा है नहीं या नहीं ले जा रहे। उन्होंने सिर्फ इस पे दिया था कि ICU पे उनको जो पेशेंट रखे जाते हैं, जो लाए जाते हैं इलाज के लिए, उनको वहाँ पे तमाम तर सहूलियात मुयसर नहीं होती। वहाँ पे डॉक्टर जो ना वो रोल रहे हैं, वहाँ पे मरीज रोल रहे हैं। अब इससे अंदाजा कर लें कि जब सेहत का निज़ाम आपका फिर क्या हो सकता है। अहमद वलीद साहब आप बताइएगा, ये जो मजमूई सिचुएशन है, लाहौर की हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई थी PTI की तरफ से, खूब की गई थी। कितना स्मार्टली ये चीज़ों को देख पाए, कितना स्मार्टली ये आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अब तो लाहौर हॉटस्पॉट बन चुका है। तो अब वहाँ पर जो वेंटिलेटर्स की सिचुएशन है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं या जो भी कुछ हॉस्पिटल में हो रहा है, पहले तो आप हमें इस सब के बारे में बताएं। देखिए, पंजाब में इस वक्त 1425 के करीब इनके पास वेंटिलेटर्स हैं। उनमें अगर आप देखें कि इस वक्त 50 के करीब मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। बाकी जो 314 वेंटिलेटर्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरे मरीज़ों के ऊपर। पंजाब ने डिमांड की थी 200
200 वेंटिलेटर्स की NDMA से, लेकिन अभी तक वो डिमांड पूरी नहीं हो सकी। मेरा ख्याल है कोई इंटरनेशनल ऑर्डर था, वो कैंसिल हो गया क्योंकि साल का टाइम मिल रहा था। वेंटिलेटर्स पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई है, तो इसलिए पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इसलिए तसल्ली बख्श है कि ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर पे नहीं गए। पाकिस्तान का एक और मसला ये था कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स अभी तक आए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक्स हैं, यानी कि उनके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर्स ऑब्वियसली बेहतर जानते हैं कि किस मरीज़ को वेंटिलेटर की कब ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर जो डेथ्स हुई हैं पंजाब में वो दूसरी बीमारियाँ साथ थी जिसकी वजह से डेथ्स हुई हैं। बहुत कम ऐसे मरीज़ हैं जिनकी डेथ्स जो हैं सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। लेकिन हम अगर कोरोना ही की बात करें वलीद साहब, अगर हम सिर्फ कोरोना ही की बात करें तो ये फरमाइएगा कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, किन हॉस्पिटल्स पे जाना चाहते हैं, किन की तरफ उनका एतमाद ज़्यादा है कोविड ही को देखते हुए अगर हम बात करें? देखें, ऑब्वियसली कोई भी हॉस्पिटल जो है एक प्रायोरिटी होती है हर पेशेंट की कि जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ उसको शिफ्ट किया जाए। PKLI क्योंकि ये बेदियाँ रोड पे लाहौर में ये हॉस्पिटल बना था, पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था और बिल्कुल ब्रांड न्यू था और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बनाया था और उसके जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो वहाँ पर भी कोरोना वार्ड जो है बना हुआ है, तो ज़्यादातर पेशेंट्स लाहौर में जो हैं वो चाहते हैं, उनकी प्रेफरेंस ये है कि वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाए क्योंकि फैसिलिटीज़ और सारा कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा है, केयर बहुत अच्छी है। उसके अलावा फिर उसके बाद मेयो हॉस्पिटल है, लेकिन जो करंटीना सेंटर्स बने हैं एक्सपो सेंटर में और कुछ और एक दो जगहों पे, वहाँ पे सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही सर, बहुत कंप्लेंट्स आ भी रही हैं, वो फैसलाबाद से भी और दीगर शहरों से भी आ रही हैं क्वारंटीन फैसिलिटी की। सर, लेकिन जो आपने बात की कि माजी की हुकूमत ने काम किया, PKLI अच्छा हॉस्पिटल बना के चले गए और अब ज़ाहिर है लोगों की प्रेफरेंस होती है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ उसके पास है जो लाहौर में रहता है या जो लाहौर के आसपास है, जो आ सकता है लाहौर। बाकी पंजाब की सूरत हाल क्या है? देखिए, लाहौर में ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं जो हमारे पास इतलात आती हैं उनमें काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो दूसरे शहरों से यहाँ लाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ पर ही फैसिलिटीज़ हैं। इन्फॉर्मेशन जी, वहाँ पर ऑब्वियसली छोटे शहरों में उस तरह की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में काफ़ी सारी शिकायत भी थी, वहाँ पे डेथ्स भी काफ़ी हुई हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है वहाँ का मुल्तान के हिसाब से। लेकिन ऑब्वियसली जो पंजाब का जो सबसे अच्छा सेटअप है वो लाहौर में है। यहाँ पुराने हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो, मेयो हॉस्पिटल हो या जिनाह हॉस्पिटल हो, PKLI हो, तो इन जगहों पे फैसिलिटीज़ जो हैं और ख़ास तौर पे डॉक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से जो छोटे शहर हैं वहाँ के जो पेशेंट्स हैं या फैमिलीज़ हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने पेशेंट को लाहौर शिफ्ट करा लें। तो काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो लाहौर में दूसरे शहरों से आए हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रही। सही। अच्छा अहमद साहब साथ रहेगा, अब हम ज़रा कराची और सिंध के दीगर शहरों की भी बात कर लेते हैं। फैसल शकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, मुझे ये बताइएगा कि मैं उसी सवाल की तरफ आऊँगा जिस पर हम खासी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, क्योंकि अजरा पेचोहा साहिबा ने कहा था कि जो वेंटिलेटर मुख्तस किए गए हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, उसमें से 70% जो है वो वेंटिलेटर पर मरीज हैं। असद उमर साहब का डाटा मुख्तलिफ था। अब जब हमने अपना डाटा निकाला है, हमने वेंटिलेटर के स्टैट्स तो नाज़रीन को दिखा दिए कि टोटल 901 वेंटिलेटर हैं और इसमें गवर्नमेंट के जो है वो 484 हैं। तो मुझे बताएं कि 244 का कहा था सिंध हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि वो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए हैं, और अज़ा पेचोही साहिबा ने कहा था कि 70% उस पर जो वो हैं वो फिल हो चुके हैं। वो 70% की फिगर आई है कि 10, 20, 30, क्या फिगर उनका 70% है? देखिए शेख, मैं आपको बताऊं, इसमें सूरत हाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो अदादो शुमार के साथ खेल रही है। मैं आपको आपने जैसे अदादो शुमार दिखाए, 901 टोटल जो है वो सिंध में प्राइवेट और सरकारी वेंटिलेटर मौजूद हैं। ये तो मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए है ना, सिर्फ कोरोना के लिए पूरे सिंध में 224 वेंटिलेटर मुख्तस किए गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अदादो शुमार बिल्कुल मुस्तनद है। और इसके अलावा सिर्फ अगर कराची की बात करें, कराची में 116 वेंटिलेटर मौजूद है। 116 वेंटिलेटर कोरोना के लिए मुख्तस किए गए, जिसमें से 28 पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पर है।
अभी कराची की आज की सूरत हाल मैं बता रहा हूँ आपको, जबकि SIUT और फैसल सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर आप इसका ब्रेकडाउन यूं कर दीजिए मुझे कि कितने पेशेंट्स ऐसे जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटी में वेंटिलेटर पर और कितने ऐसे जो प्राइवेट फैसिलिटी में वेंटिलेटर पर हैं? जी, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हम वही मैं आपको तफसीलात बता रहा था। SIUT बेनजीर ट्रामा सेंटर और इंडस अस्पताल में 15 वेंटिलेटर है, जिसमें से 12 और 13 जो है वो वेंटिलेटर मसरूफ हैं इसमें इन हॉस्पिटल्स में। अब डाओ कैंपस की बात करें, जिना अस्पताल में 14 और सर्विसेज अस्पताल में 12 है, जिसमें से वहां पर तकरीबन 60% जो है वो वेंटिलेटर पे मौजूद है। तो पूरे शहर में 116 वेंटिलेटर है कराची में। अगर ये कह रहे हैं तो इसमें से भी अगर हम ये लगा लें जो इनके अदादोशुमार है कि 28 पेशेंट वेंटिलेटर पर है, तब भी तो 70% तो नहीं हो रहा है। 116 पे से 28 होंगे तो 70% तो इंगेज नहीं हुए वेंटिलेटर। तो यहाँ पर ये अदादोशुमार इनके गलत होते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि सेहत का क्या सिंध में इंतजाम है, पूरे सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है, यही पूछना था, जो है ना, यही पूछना था। दो बातें फैसल भाई, दो बातें। एक तो ये कि बजट क्या है, कितना ज्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो कुछ कुछ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरे ये कि एक होता है ना, आवाम की प्रेफरेंस होती है कि हम इस अस्पताल चले जाएं, वो वाली बात भी बताइएगा, वो रुझान भी बताइएगा, ऑब्जर्वेशन क्या है, या एतबार है किसी हॉस्पिटल पे कि नहीं? देखें किरण और शुएब, मैं आपको एक सूरत हाल सीधी बताऊं। आप भी कराची में रहे हैं और कराची में रहते हैं। यहाँ पर आम औकात में कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, या कोई तशवीशनाक हालत होती है, किसी की कैंसर है उसमें, या हम सरकारी अस्पताल जाते हैं ना, अब्बासी सिविल जिना या NICH वगैरह, तो वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिलता। उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती है, कहना पड़ता है, करवाना पड़ता है। बहुत मुश्किल से अगर नसीब अच्छा हो पेशेंट का तो मिल जाता है, कांटेक्ट अच्छा हो, जिससे आप नसीब का नाम दे रहे हैं। सिंध में सेहत की तो आम उसमें नहीं मिलता। तो अब ये वबा में इन्होंने सब कुछ जितना फंड अरबों रुपए का निकाला किया, करोड़ों रुपए का, तो ये निकाल नुकूल के जो पुराने वेंटिलेटर रखे थे उन्हें रिपेयर करके ये 224 वेंटिलेटर सामने रखे हैं और इस पर जो है वो कर रहे हैं। तो वाकई में ये जो कह रहे हैं, बिल्कुल अगर वबा इस तरह से फैली तो हमारा सिस्टम, हमारे पास है ही नहीं कुछ। क्या है हमारे पास? कुछ 224 में से 116 कराची में कितनी आबादी है कराची की, और किस तरह से लोग, जाहिर है आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन हेल्थ सिस्टम उतना नहीं है कि उसको मैनेज कर सके, केटर कर सके, ना सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को, बल्कि जाहिर है कोरोना के अलावा बहुत सी बीमारियां और उससे जाहिर है बहुत से लोग मुतासर होते हैं, बहुत सी डेथ्स होती हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे KPK की, हम बात कर रहे थे पंजाब की, हम बात कर रहे थे सिंध की कि क्या सूरत हाल यहाँ पर हेल्थ है, क्या सूरत हाल यहाँ पर वेंटिलेटर्स की है, और कौन अदादोशुमार में हमें फंसा रहा है। और पंजाब के सूबे से मुझे किरण खबर ये मिली कि वहाँ पर थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन वाला माहौल है, कि यहाँ पर चीज़ें बड़ी आसानी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पर उस तरह से पेशेंट्स हैं नहीं, खैर क्लेम भी नहीं है उनकी तरफ से। ठीक है जी, ये आदादोशुमार हमने मेहनत करके इकट्ठा करके आपके सामने रखे, व्यू पॉइंट क्या था वो आपको बताया। अच्छा जी, अब जरा एक अहम खबर है वो भी आपको दे देते हैं। फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के नाम पर आवाम से अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया। इस पर सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार मुल्जिमान की मशरूद जमानत मंजूर कर ली है। हाउसिंग स्कीम में 5000 से भी ज़ायद अफराद ने 18 अरब से भी ज़ायद की रकम इन्वेस्ट की थी। तो इसी सब के ऊपर बात करेंगे। इरफानुल हक हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। इरफानुल हक, बड़ा मामला है ये, क्या कहा गया है आला अदालत के की जानिब से? देखिए किरण के जो मुतासरीन हैं उन्होंने भी अदालत से रुजू किया था, और जो जिनके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम के नाम पर लोगों से फ्रॉड किया है, उन्होंने भी अदालत से रुजू किया था। इसमें बिलाल तनवीर और तनवीर अहमद ये मुल्जिमान हैं मरकजी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनके वकील ने अदालत को बताया था कि ये जो रकम है मुतासरीन की वो हम वापस करने के लिए तैयार हैं, ताहम नैब की मदाखलत की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। एक मुआहिदा हम करना चाह रहे हैं। इस हवाले से आज अदालत ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया है और अदालत ने यह वाज़ेह किया है कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उन्हें मशरूत तौर पर फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और ये जो मुआहिदा है इस पर अमल दरामद किया जाए। रकम वापसी का चेयरमैन नैब को ये हिदायत की है कि वो सारे अमल की खुद निगरानी करें। इसके अलावा जो दोनों मुल्जिमान हैं जिन्हें रिहा किया जा रहा है उनका नाम फौरी तौर पर ECL में भी शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अच्छा, कुछ देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हमें अपनी प्रैक्टिस बदलनी होगी, वर्क प्रैक्टिस बदलनी होगी। ज़ाहिर है सिचुएशन ऐसी है, तो आज ऐसी ही कहानी आपके सामने हम लेकर आए हैं सियालकोट से। नई मुल्ला
हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है इनकी 10 साल से सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब ड्यूटी थोड़ी सी बदली है, बल्कि कहना ये चाहिए कुछ इजाफी जिम्मेदारियां दी गई हैं और अब उनकी ज़िंदगी कितनी बदली है और थोड़ी सी मुश्किलात में भी इजाफा भी हुआ है। शहजाद अहमद की रिपोर्ट में आपको हम ये चीज़ें दिखाते हैं। ये है 40 साला नई मुल्ला, सियालकोट के निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर मामूर। कोरोना वायरस के पेश नजर इसकी ड्यूटी की नौयत में भी तब्दीली आ गई है। अब अस्पताल में दाखिले से पहले लोगों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना भी इसकी जिम्मेदारी में शामिल हो गया। सारे मरीज 1 मीटर का फासला रख के लदा होके बैठे। नई मुल्ला मौसम की सख्तियों के बावजूद वक्त पर ड्यूटी पर पहुँचता है। मैं 12 घंटे सख्त ड्यूटी करता हूँ और हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज का टेम्परेचर चेक करता हूं और कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथों पर स्प्रे करता हूं और सैनिटाइजर लगाता हूं, फिर अंदर जाने देता हूं। नई मुल्ला खुश मिजाज और फर्ज शनास सिक्योरिटी गार्ड है। महंगाई के इस दौर में 14,000 तनख्वाह में गुजर बसर करने पर मजबूर है। मसाइल तो बहुत है मगर नौकरी से गुजर बसर हो रही है। बच्चों की तालीम और घर के अखराजात बहुत हैं। नई मुल्ला और उस जैसे दीगर सिक्योरिटी गार्ड अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे की जान बचाते हैं। कैमरामैन आइजक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। आपसे मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।